हमारे खास सिलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। आज बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की सावित्री मंडावी दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ। और इसके साथ ही दोनों दलों के दिग्गजों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद थे। अब उम्मीदवार जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केशकाल से कांग्रेस के विधायक संतराम नेताम जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मैदान में उतारे गए प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता। इन सबसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ भानु प्रतापपुर के विधानसभा चुनाव में आगे दावों के साथ साथ किस तरह से रणनीति रहने वाली है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन सबसे बातचीत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान शक्ति प्रदर्शन में दोनों ही दलों की तरफ से क्या क्या देखने को मिला। भानु प्रतापपुर में बज चुका है चुनावी बिगुल और राजनीति की बिसात पर सज गए हैं मोहरे। नामांकन के साथ महारथियों ने भरी हुंकार और अब उपचुनाव में उम्मीदवारों में होगा आर पार। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन कांग्रेस ने रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सावित्री मंडावी ने नामांकन भरा और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। और मैं तो एक बहू, आपके क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। ये सब आप सब अभी अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। अभी तो चुनाव भानु प्रतापपुर का सावित्री मंडावी को जितवाना है। 2023 में हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार लाना है और हिंदुस्तान में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। मनोज का हर घर से उनका रिश्ता था, एक पारिवारिक संबंध था। 25 साल से वो लगातार काम करते रहे, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे, तो बड़ा प्रभाव उनका रहा है। दूसरी बात है, 4 साल में हमने जो काम किया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में, या आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो हम लेके जाएंगे। सांस्कृतिक रूप से पहचान जो हमारी देवगुड़ी है, हमारे गोकुल है, उसका निर्माण भी हम लोगों ने किया। भाजपा ने भी दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं की। ब्रह्मानंद नेताम की नामांकन रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने भी जीत का दावा किया और कहा कि वे कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के किसान, यहाँ की जवान, यहाँ की समाज सब हताशा और निराशा है। तो हम कैसे कहें कि उनके प्रति संवेदना तो है, लेकिन इस सरकार ने 4 साल में इनकी कार्यकाल को सब जान चुकी और निश्चित ही कमल फूल पर आशीर्वाद प्रदान करके प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी का विजय दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, जिस प्रकार से माफिया गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है। आज भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को मिलेगा और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीतेगा। सरकार की 4 साल की असफलता सभी वर्गों को छला है। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको आरक्षण के नाम से अलग अलग उन्होंने छला है और आज उसका परिणाम भोगने को उनको तैयार रहना पड़ेगा। कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। इधर सभी गांवों से प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर चुका सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में डटा है। हालांकि प्रत्याशियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन वे दाव लगाने से नहीं चूकेंगे। अभी 55-60 लोग तो नामांकन खरीदे हैं, पर देखो उन लोगों की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी नहीं तो सभी लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आज अंतिम दिवस है, क्या वापस तो नहीं लेंगे इसके? नहीं, वापस नहीं लेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और जेसीसीजे पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुकी है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बीच अब सीधी टक्कर होगी। कांग्रेस को 4 साल के कामकाज और दिवंगत मनोज मंडावी के प्रति सहानुभूति की लहर पर भरोसा है।
तो भाजपा का दावा है कि जनता कांग्रेस सरकार को सबक सिखाना चाहती है, लिहाजा बीजेपी प्रचंड मतों से जीत कर आएगी। अब किसके दावे में कितना दम है, ये जानने के लिए आपको 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया। तमाम दिग्गज मैदान में थे और उन सब के बीच में नामांकन दाखिल हो चुका है और अब जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। तमाम मुद्दों के आधार पर दावे प्रतिदावे देखने को मिलेंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रह्मानंद जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। 2008 में इसी सीट से विजयश्री हासिल हुई थी। 2022 में चुनाव हो रहे हैं और इस 2022 के चुनाव को कहीं ना कहीं 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या तैयारी, क्या रणनीति है? क्या फिर से विजयश्री हासिल कर पाएंगे और करेंगे तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? निश्चित ही, नमस्कार। निश्चित ही 2008 के चुनाव में इस भानु प्रतापपुर के जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद देकर के इस विधानसभा में मुझे एक यहाँ का सेवा करने का अवसर दिया था और पार्टी इस अभी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझे विश्वास कर मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक प्रत्याशी बनाया है। निश्चित ही भानु प्रतापपुर विधानसभा में हमारे पास मुद्दाएं अनेक हैं। मैदान में जाने के लिए मुद्दाओं की कोई कमी नहीं है। जी, बने रहिए, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे मुद्दों को लेकर भी कि क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसके जरिए आप जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ में संतराम नेताम जी भी हैं, केशकाल से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। संतराम जी, क्या तैयारी है? चूंकि आज नामांकन दाखिल हो गया, पूरे तामझाम के साथ में शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद थे। क्या तैयारी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? निश्चित तौर पे हितेश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए और हमारे प्रत्याशी सावित्री मंडावी जी के पक्ष में आज नामांकन भरने गए और हमारी पूरी तैयारी, हम 4 साल जो हमारे सरकार के कामकाज के जो तरीके हैं, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खासकर आदिवासी परिवारों के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काम किए, उसको लेके हम बूथ स्तर पे जाएंगे और हमारे पूरे कार्यकर्ता की आज बैठक हुई। हमारे बूथ के स्तर के सारे कार्यकर्ता ये मन बना लिए हैं, मतदाता के बीच जाएंगे और जो हमारे मुख्यमंत्री के जो काम 4 साल के, जो चाहे वो किसानों के हित में कर्जा माफ हो, चाहे हमारे आज अब हमको 2640 रुपये धान का कीमत मिलेगा, हमारे आदिवासी परिवारों के लिए जो एक बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही और उन्होंने आदिवासियों के लिए कभी उनकी भलाई के लिए नहीं सोचा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जंगल से जो मिलता है हमारे वनोपज, वो जो 7 वस्तु ये लोग खरीद रहे थे समर्थन मूल्य में, आज 65 वस्तु जो चार है, तेंदू है, कुटकी है, कोदो है, रागी, ऐसे वस्तु को खरीदकर हमारे आदिवासी, चूंकि 70% हमारे आदिवासी समाज के लोग भानु प्रतापपुर विधानसभा में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस प्रकार से आदिवासियों की हमारी एक परंपरा, हमारी एक संस्कृति रही है, हमारा जो देवगुड़ी है उसको पूरे बस्तर संभाग में, पूरे पंचायत में उन्होंने घोषणा किया और आज पूरे जगह भूमि पूजन भी हुआ है। गोटुल का जो हमारी एक परंपरा रही है, जिसमें हम आदिवासी परिवार के लोग जाके वहाँ हम लयोर लोग वहाँ पर रहते हैं, ऐसे हमारे जो आदिवासी जो परंपरा है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने एक हमारे आदिवासियों की जो पहचान उन्होंने दिलाया, पूरे आज लगातार कोरोना काल की बात हम छोड़ दें तो पूरे समय में उन्होंने आदिवासियों को एक नया मंच दिया। इसके पहले क्या करते थे रमन सिंह जी? तो मिलाकर आपका ये कहना है कि पिछले 4 साल के दौरान जो काम हुए हैं भूपेश बघेल सरकार के लिए, उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। संतराम जी ये कह रहे हैं। ब्रह्मानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो सहानुभूति का एक बड़ा फैक्टर होता है और वो सहानुभूति का फैक्टर कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। क्या काट है आपके लिए इस सहानुभूति के फैक्टर को लेकर? और जैसा कांग्रेस लगातार कह रही है कि 4 साल में हमने बहुत सारा काम कराया, उसी विकास के कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ब्रह्मानंद जी, भाई जब से ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आज छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन निराशा और हताशा है। जनता का छत्तीसगढ़ प्रदेश
आज एक विकास की राहों में चल रही थी, लेकिन इस 4 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्गति हो गई है, दुर्गति। आप हमारे भाई जो बोल रहे थे कि आज 32% आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 32% आरक्षण 12% घटा करके आज 20% कर दिया है। हमारे आदिवासी भाई आज रोड की लड़ाई अपने हक की लड़ाई लड़ने में रोड में सड़क में उतर गए हैं। हमारे आदिवासी पत्ता आज तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवार के अगर हमारे बेटा बेटी अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाता था, लेकिन इस सरकार जब से आई छात्रवृत्ति रोक दिया गया। एनएमडीसी से गरीब परिवार के हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति मिला जाता था वो भी रोक दिया गया है। किस तरह से बात करते हैं। आज यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान हताश में है, निराशा है। यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की गरीब परिवार, यहाँ की संतराम जी क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? किसानों का जिक्र कर रहे हैं, छात्रों की छात्रवृत्ति का जिक्र कर रहे हैं, छात्रवृत्ति रोक दी गई है, मिल नहीं रही है। इस बीच एक बात और बता दूं संतराम जी, हाँ संतराम जी एक बात और बता दूं कि इन सब के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इस बार जनता बताएगी। उनका ये साफ तौर पर कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इधर उधर कांग्रेस कुछ भी कर ले, इस बार तो जीत बीजेपी की होगी। उनके इस दावे पर भी क्या कहेंगे? हितेश जी, हमारे छत्तीसगढ़ के और खासकर बस्तर के हमारे मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मौका दिया। 15 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए तो क्या किया मैं ये नहीं कह सकता, पर बस्तर के लोगों को ठगने का काम किया। इसलिए 15 साल के सत्ता के बाद आज हमारे बस्तर संभाग की मैं बात करूंगा, 12 सीट है, 12 सीट में सुपड़ा साहब एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसको रमन सिंह जी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर बस्तर में हमारा सुपड़ा साहब क्यों हुआ, और अभी दावा कर रहे हैं कि हम बस्तर उपचुनाव जीतेंगे। ये वो भूल जाएं, और किसी को भी सपना देखने का कोई वो मना नहीं है, सपना देखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो गरीबों के लिए काम किया, और ब्रह्मानंद जी को तो 2008 में उन्होंने मौका दिया हमारे भानु प्रतापपुर की जनता ने, उनके बाद 5 साल सेवा नहीं किया, जनता का सेवा नहीं कर पाया, लोगों के बीच नहीं रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी टिकट काटा। और जब टिकट काटे हैं और आज वो बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, प्रदेश में नहीं हुआ, ब्रह्मानंद जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? उन्होंने आरक्षण की क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 2008 में आपको जनता ने जिताया था, आरक्षण आप 5 साल यहाँ पर विधायक भी रहे, फिर बीजेपी ने टिकट काट दिया। ये देखिए सहानुभूति जो बात करती है ना, सहानुभूति आप देखिए, 2 बार 10 वर्ष हमने रुके थे, 10 वर्ष रुके थे, उसी का सहानुभूति आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस ब्रह्म नेताओं को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी भी, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना है, ब्रह्मानंद जी तो खुद प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ संतराम जी भी कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उसका फायदा हमको मिलेगा। आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव की क्या तासीर है, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि 1 साल का वक्त अभी मुख्य चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में ये विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर वहां पर वोटर्स आगे निकल सकते हैं? आपका आकलन क्या है? देखिए, ये जो उपचुनाव है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, पर यह जरूर है कि विधानसभा चुनाव के 1 साल पूर्व यह उपचुनाव कहीं ना कहीं दोनों दलों को, जो दल विजयी रहेगा उसको एक मोमेंटम देगा, उसके लिए जो है एक उत्साह का संचार करेगा, जो आने वाले चुनाव में मतलब उस दल को बढ़त हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन जहां तक अभी भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, निश्चित रूप से जिस ढंग से मनोज मंडावी जी का असामयिक निधन हुआ, वो बहुत लोकप्रिय नेता भी थे और छात्र जीवन से वो राजनीति में सक्रिय थे। मुझे लगता है पूरे बस्तर संभाग में उनका अपना एक अलग दबदबा था, उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। ऐसे समय में अगर उनके निधन के बाद ये उपचुनाव होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संवेदनाएं और कहीं ना कहीं ये जो एक उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति लोगों में एक भावनात्मक लगाव तो एक बड़ा विषय है। दूसरा जो है, अगर हम दूसरे ढंग से देखें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर
तो जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि आदिवासियों का 32% जो आरक्षण का मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा जो है जो पिछले समय पेशा एक्ट है, देखिए बस अगर भानु प्रतापपुर की बात करें, उत्तर बस्तर की बात करें, तो कांकेर जिला जो है वो सबसे एडवांस है और आदिवासी जनता के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत जागरूक मतदाता है यहाँ पर। इसलिए हम लंबे समय से जिस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर एक रावघाट मुख्यालय का मुद्दा हो सकता है। भानु प्रतापपुर जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से की जाती रही है। पिछली बार हमने देखा उपचुनाव में जो खैरागढ़ का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मुझे लगता है ये सारे दांव पेच इस चुनाव में भी दिखने वाले हैं। और एक अपडेट अभी आ रहा है मनीष जी, एक अपडेट और आ रहा है, मैं आपकी राय उस पर भी चाहूंगा। कुल मिलाकर जो नामांकन दाखिल हुए हैं, नामांकन जमा करने के आखिरी दिन, वो हैं 47 और इसमें से 44 मान्य पाए गए हैं। उपचुनाव में इतने ज्यादा नामांकन हो जाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने यहां पर प्रत्याशी उतारने की बात भी कही थी, ये क्या कुछ बड़ा फैक्टर बन सकता है? निश्चित रूप से ये विधानसभा चुनाव जो है कई मायने में महत्वपूर्ण रहने वाला है और मुझे लगता है कि अगर भावनाओं के अलावा अगर कोई और दूसरी बातें देखें, जो मुद्दे हैं यहाँ पर, खासकर आरक्षण का मुद्दा, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है ये। और जिस ढंग से सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि हम हर गांव से प्रत्याशी खड़ा करेंगे, उन्होंने कई प्रत्याशी उतारे भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये देखना भी दिलचस्प होगा। उपचुनाव में इतने ज्यादा प्रत्याशी और कहीं ना कहीं 70% आदिवासी बड़ी चुनौती होगी। संतराम जी, जो बात मनीष जी यहाँ पर कह रहे हैं, आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर्व आदिवासी समाज ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, 47 नामांकन हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। क्या ये जो एक फैक्टर है, ये असर डालेगा परिणाम पर या फिर तमाम चीजों पर? क्या चुनौती, किसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हितेश जी, लोकतंत्र में अपना अपना सबका अधिकार होता है। नामांकन लिए हैं, नामांकन अभी टोकन 47 लोगों ने लिया है, अभी प्रक्रिया चल रहा है। अभी सभी हमारे सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने किस कारण से, इसमें हम लोग बैठेंगे भी और उनसे बात भी करेंगे कि किस कारण से जो 32% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, 32% आरक्षण को तो हमारे केंद्र की सरकार जब कांग्रेस की रही है उस समय 7 साल लग गए, जब 2012 में इन्होंने लोग उसको लागू किए। और जब 2012 में जब हाईकोर्ट में इनका जो याचिका लगा तो इनकी सरकार रही है, उनको सही तथ्य को पेश करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ननकीराम कंवर ने उसकी अध्यक्षता की है, केदार कश्यप जी उसमें सदस्य रहे, सही ढंग से जवाब प्रस्तुत नहीं किए। आप 32% आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? ब्रह्मानंद जी क्या कहेंगे? क्योंकि ये चुनौती तो आपके भी सामने भी है, प्रत्याशी अगर मैदान में है तो वो सिर्फ चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है, वो तो आपके लिए भी है। क्या कहेंगे ब्रह्मानंद जी? 32% आरक्षण, 32% को 12% घटा करके आज 20% किया है। 32% आरक्षण जो था 12% घटा करके 20% अरे आपकी सरकार में रहे, आप नंदीराम कंवर जी से आप पूछिए और आपके केदार कश्यप से पूछिए परमानंद नेताम जी कि किसने साइन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो आपको जवाब देना चाहिए हाईकोर्ट में जाके। यहाँ पर आप केवल घड़ियालू राजनीति करने का सरकार जो है, आप परमानंद नेताम जी, आप जो प्रत्याशी हैं, आपको पहले ये आपके नेता के लोगों से आदिवासी भाइयों का हित आज कह रहे हैं कि सर में हाथ रखता है, एक तरफ सर में हाथ रखता है और नीचे से पैर काट रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछिए, ये सही जवाब मेन मुद्दा होगा। आज हमारे यहाँ के भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव में हमारे आदिवासी भाई इतनी नाराज है और घर जाकर के नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसका दामोदर अगर है तो कांग्रेस सरकार है। ये स्थिति निर्मित हुई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष सत्र का घोषणा भी कर दिया और 1 और 2 तारीख के हम अधिकारों आदिवासियों को अधिकार चलिए दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से अपने दावे हैं। ब्रह्मानंद नेताम को भारतीय जनता
जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ संतराम नेता हमारे सामने थे जो कि केशकाल के विधायक हैं, अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। बहरहाल कई सारे मुद्दे रहेंगे जिसमें आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर ठीक है समय खत्म हो गया। और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने भी जिस तरह से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, 47 नामांकन हुए हैं जिसमें से 44 मान्य पाए गए हैं। अब कितने आखिरी दिन तक मैदान में बने रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।